जिस तरह से दिनेश जी आपने पूरी बातें इनकी सुनी, कल इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा लगातार पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू था कि भाई जो घोषणाएं की गई हैं आखिर वो पूरी कैसी होंगी। क्या आपको भी संकल्प पत्र में कुछ ऐसा नजर आता है जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता है, जिसका दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई ये तो आप कर ही नहीं पाएंगे और आप कर देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे? क्या आपको भी कुछ ऐसा नजर आता है? देखिए आलोक जी, जिस तरह से एनडीए को सरकारी संसाधनों और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग से जिताया गया है और सरकार बनने जा रही है, और पिछले कुछ सालों का आप इनका काम देखेंगे, उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। उससे पहले हम आपको जरा बता दें, भाजपा प्रवक्ता बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे 5 बजे के बाद दुकान नहीं चलता था, लोग नहीं दिखते थे। हम इसी बिहार में पले बड़े हैं, उसी समय में पले बड़े हैं, यहीं पढ़े हैं। और हम देखते थे कि बिहार में उस समय लोग निडर होके रात में गर्मियों के दिनों में घर के बाहर सड़कों पे सोते थे। कोई किसी को डर नहीं होता था। जिसकी रंजिशें होती थी, जिसके विवाद होते थे, जो सामंती लोग किसी को प्रताड़ित करते थे तो वो उनका बदला लेते थे कुछ लोग। लेकिन ऐसा नहीं था बिहार में। जिस तरह का लोग प्रोपेगेंडा गढ़ते हैं और दुष्प्रचार करते हुए परसेप्शन बना रहे हैं। लालू जी के ने जिस तरह से सामाजिक उत्थान किया और जिस तरह से बिहार के जो कुछ सामंती प्रवृत्ति और मनुवादी मानसिकता के लोगों ने जिस तरह से दमन शोषण कर रहा था, लोग जीने नहीं दे रहा था, दलित पिछड़ों अति पिछड़ों को, उन्होंने उत्थान किया, सामाजिक न्याय किया। उसके साथ ही उन्होंने बिहार में कई विद्यालय बनाए, शहर बस्तियों में 300 विद्यालय बनाए, बिहार के राज्य में कई राज्य के विश्वविद्यालय बनाए, और उन्हें सबको प्रेरित किया पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार में प्रोफेसरों की बहाली पहली बार आयोग के माध्यम से 95 और 97 में आई, जो और उसके बाद टीचरों की बहाली भी आयोग के थ्रू हुई, दरोगा की बहाली, तमाम बहालियां धनाधन आयोग के जरिए हो रही थी। उसके बाद लालू जी जब रेल मंत्री बने तब बिहार में कई रेलवे फैक्ट्रियां दिया, मधेपुरा हो या छपरा का बेलागंज हो या मढ़ौरा का, तमाम है। तो उन्होंने काम किया। नीतीश जी उसके बाद आए, उन्होंने एक सामाजिक संरचना बना दिया था। उस जो सामंती ताकतें थी जो परेशान करती थी उनको उन्होंने कुंद कर दिया था, उनकी अकड़ ढीली कर दी थी। तो नीतीश जी को थोड़ा राहत मिला। नीतीश जी शुरुआत में जो किए, आपने इन्होंने कहा कि बालिकाओं को साइकिल दिया, पोशाक दिया, काया पलट हुआ। साइकिल पोशाक दिया, कई योजनाएं भी दी, लेकिन जो विद्यार्थियों को असली चीज मिलना चाहिए, लड़कियों को असली चीज मिलना चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि बिहार में नहीं मिली और आज भी नहीं मिल पा रही है। आज पूरे देश में सबसे बदहाल शिक्षा व्यवस्था बिहार की है। सबसे साक्षरता दर भी खराब है, ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। और क्या आप जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखेंगे तो 12वीं तक मतलब पास करने वाले मात्र 10% हैं। और आप स्थिति ये है कि जो हाई स्कूल हो या कॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भी 150 से अधिक प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। हम लोग अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि अनुमंडल में हम महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज और सब प्रखंड में कॉलेज बनाएंगे, तो वो काम नहीं किए। दूसरी तरफ एक कह रहे थे कि बजट की बात कर रहे थे, ये कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में जिस समय हमारी सरकार मतलब 2005 में अंतिम में थी, उस समय मात्र 43,000 करोड़ कर्ज था। आज 4 लाख करोड़ से अधिक कर्ज बिहार पे लद गया और 63 करोड़ प्रतिदिन ब्याज देने की स्थिति आई। बिहार एकदम कर्ज में डूब गया है। दूसरी बात कि नीतीश जी का आप सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है 10,000 और 2 लाख पे, कि नीतीश जी ने जब जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी और 94 लाख कुछ हजार परिवार सब सामने आए थे, तो नीतीश जी ने सदन में भी कहा था और बाहर भी रोजगार के लिए योजना बनाई थी कि जो गरीब परिवार हैं जिन्हें 6,000 से कम मासिक आय है, उनको हम 2 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे रोजगार के लिए, चाहे किसी भी जाति के हों। लगभग 2 साल बीते और मात्र 21,000 परिवार को एक किस्त 50,000 रुपया गया है। यानी कि खुद कहे थे 94 लाख परिवार को 2-2 लाख देने के लिए, आज तक 2 साल में नहीं दे पाए। वह व्यक्ति 1-1.5 करोड़ जीविका दीदियों को जो चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग की मिली भगत के बाद भी 10,000 बांटा घूस के रूप में, वह व्यक्ति किस मुंह से दे देगा 2 लाख? कैसे हम विश्वास कर लें जब 94 लाख परिवार को नहीं दे पाया जो व्यक्ति? नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कहा था कि हम जो पीएचडी कर रहे हैं बिहार में विद्यार्थी, उनको हम 10,000 महीना देंगे। आज तक बिहार के एक विद्यार्थी को नहीं मिला। इस मुंह से विश्वास दोबारा दे देंगे? कैसे जुमला नहीं माने हम? ठीक। इन्होंने कहा था कि विद्यार्थी जो है उनको अप्रेंटिस देंगे। तो यह नीतीश जी का जो, और सड़क की बात कर रहे थे, अरे भाई आप जो 2005 से तुलना मत कीजिए। आज के जो आसपास आपके राज्य हैं वो क्या कर, किससे मूल्यांकन होगा? ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ 300-400% सड़कें बनाए, आप 150 बनाए। ठीक है दिनेश जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोदी जी नहीं दे पाए। ठीक है, अब मैं एक बार उत्तर तो ले लूं। नहीं बना पाए। ठीक है, सुन लीजिए। उसके बाद आधा मिनट और दीजिए।
ये नीतीश जी का जो नई सरकार बनने जा रही है, जो भूजा पार्टी चलाएगी, वो मोदी जी की तरह जुमला साबित होगी। मोदी जी ने कहा था 2022 तक हम सब गरीब को पक्का मकान देंगे। आज स्थिति है कि आज भी इनको बिहार के घोषणा पत्र में कहना पड़ रहा है कि 50 लाख हम पक्का मकान इस कार्यकाल बनाएंगे, यानी कि नहीं बना पाए। आज 40% आबादी बिहार की झोपड़ियों में, कच्चे में, मकान में रहने को मजबूर है। तो कह के कहते तो बड़ी बात है, लेकिन करते नहीं। जब चुनाव आता है तो जुमला फेंकते हैं। तो ये इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी हम उस मुद्दे को लेकर विपक्ष हैं, विपक्ष में बैठेंगे, मजबूती से उठाएंगे और करवाएंगे, और अपने ब्लूप्रिंट रहे हैं। वो जरूरी मुद्दे हैं, जिस तरह से चुनाव से पहले अविनाश जी, कॉपी पेस्ट किए हैं, अविनाश जी, उसके तमाम बाद भी चीजों हम को चाहेंगे आपने कि अच्छे इनकी मुद्दों सुना। को इनका ये आप कॉपी कहना है करें और लागू कि करें जिस बिहार तरह की का बेहतरी। बजट आपको देना चाहिए था, बजट से ज्यादा लगातार कर्जा बिहार के ऊपर लगता जा रहा है। आपने स्कूल तो दे दिए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर की शिक्षा, अस्पताल दे दिए लेकिन उसके अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं है। इनका यह कहना है कि आधारभूत संरचनाओं का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो गुणवत्तापरक सेवाएं मिलनी चाहिए थी जनता को, वो सेवाएं कहीं ना कहीं गायब है। सुना, प्रोफेसर देव जी को सुना, और ये जिस तरीके से अभी बातें कर रहे थे कि ये प्री पोल, सर ये जो आपने डिस्कशन किया वो हम फिर से करेंगे 2030 में, जब हम दोबारा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। और लेकिन उस समय ये सारी चीजें कहने के लिए आपके पास होगा नहीं। लेकिन अब जो डिस्कशन हो रहा है कि हम जब सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया की जो सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से, देखिए जनता ने हमें क्यों मैंडेट दिया है। जनता ने हमें मैंडेट दिया क्योंकि हमारा, जनता ने वोट किया हमें ऑन द इंटेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस। हमें जनता ने इसलिए वोट किया है क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस तरीके से हमने लगातार, धीरे धीरे ही सही, मैं मानता हूं इस बात को कि रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन उस रफ्तार को अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमने धीरे धीरे करके बिहार को आज डबल डिजिट ग्रोथ रेट मिला के खड़ा किया है, तो वही जनता ये समझ रही है कि यही सरकार है, यही एनडीए की सरकार है जो कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेगी। और मैं आपको बता दूं 2025 से 30 के बीच में, 2025 से 30 के बीच में हम बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। जहां तक रही बजट की बात, तो देखिए हमने जो भी वादे किए हैं संकल्प पत्र के माध्यम से, वो बिल्कुल ही कैलकुलेटेड बजट फ्रेंडली वादे हैं। हालांकि जब महागठबंधन जो वादे कर रही थी, चाहे वो सरकारी नौकरी देने की बात हो, चाहे वो जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को 30,000 रुपए देने की बात हो, चाहे वो 2500 रुपए जो प्रतिमाह है उसको एक ही साथ 30,000 रुपए देने की बात हो, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ बजट चला जा रहा है। इसलिए जनता ने ये समझ लिया था इंटेंशन इनकी सही नहीं है, ये सिर्फ जुमले बाजी करने की का काम कर रहे हैं। और जो सही में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में लेकर है वो एनडीए सरकार, क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस तरीके से हमने काम किया है, और मूल्यतः अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से हमने वुमेन सेंट्रिक काम किया है। देखिए वुमेन सेंट्रिक हम लोग बार बार दो चीजें हम हमेशा कहते थे, दो चीजें हम हमेशा जनता के बीच में जाके कहते थे। एक जंगल राज वाली बात, वो हम इसलिए कहते थे कि वो हमारा एनालिसिस नहीं था, बल्कि बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अदर मीडिया हाउसेस हो वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो उनके लिए। और जंगल राज कोई ऐसा, वो इसलिए हम लोग कहते थे क्योंकि वो अपराध का दौर, और उसी तरीके से दोबारा जब ये लोग चुनाव में आए थे और जिस तरीके से स्टेजेस पे जाके बच्चों से करवाते थे, तो ये सारी चीजें जनता दे दी। और दूसरा, हम जब जाते थे हम विकास को लेकर जाते थे, हमने कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। इसी को ध्यान में रखते हुए जनता ने हमें समझा कि हाँ एनडीए की सरकार ही है। जिस तरीके से मैंडेट दिया है हमारे पांचों घटक दल को, आप देखिए तो उससे ये साफ जाहिर होता है। क्योंकि अब देखिए आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि जनता ने हमें मैंडेट दे दिया। अब आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं, जैसा कि दिनेश पाल सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये विपक्ष का काम करेंगे, बिल्कुल आप करिएगा। जहां पे भी आपको लगेगा कि हमारी सरकार चूक रही है, ठीक है, बिल्कुल आप सदन में हैं, आप सदन में वो मुद्दे उठाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे। लेकिन हम आपको ये, मैं आज इस डिबेट के माध्यम से ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ये आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि अब हम समझते हैं कि बिहार को किस तरीके से आगे लेके जाना है। और उसी दर को आगे बढ़ाने के लिए जो एनडीए की सरकार बनने वाली है, कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से 10वीं बार चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे, पद की शपथ लेंगे। तो मैं बताऊं 20 से 30 के बीच में जो हमारा फोकस होगा
वो हमारा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनाने के तौर पे होगा, और उसी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के माध्यम से हम 1 करोड़ हमने वादा किया है, जिसमें सरकारी नौकरियां भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, क्योंकि स्टेट एक्सचेकर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, साथ साथ में स्टेट के पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी है उसकी भी लिमिटेशंस होती है। तो प्राइवेट एंटिटी को हम इंक्लूड करके हम एक रोजगार देंगे, और इसी तरीके से ठीक है, मतलब बाकी की आपको जितनी पूरा भी भरोसा कमियां है हैं, कि उसको जो भी धीरे-धीरे पूरी घोषणाएं करें। आपकी तरफ से की गई हैं आप उनको पूरा कर लेंगे। नदीम जी, आप सबको लगातार सुन रहे थे। नदीम जी, जिस तरह से बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि भाई 2005 से लेकर 2025 में क्या हुआ आप इसको छोड़ दीजिए, आप अब इसकी तैयारी कर लीजिए कि 2025 से 30 के बीच में क्या होगा। इनका यह कहना है कि हम बिहार को पूरी तरह से विकसित राज्य बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, सबसे पहले नई सरकार की शपथ लेने की ये पूर्ण संध्या है। मैं एनडीए गठबंधन और माननीय नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि वो लोग एक बार फिर से जनता ने उनको जैसे भी चुना हो, जनता ने चुना है, वो एक सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जो वक्त पे हम लोग बैठे, जिस तरीके से हमारे भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि उनका अहंकार इसमें कुछ ज्यादा है, विनम्रता कम है। हम चुनाव जरूर हारे हैं, विपक्ष में जरूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आज इस शपथ ग्रहण के पूर्व संध्या पर मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं, और ये आशा और उम्मीद जताता हूं कि जिस तरीके से उनको एक मैंडेट मिला है वो मैंडेट का सम्मान करेंगे और अपने मैनिफेस्टो में जो वादा वो किए हैं उसको जमीन पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही मैं ये भी आपको कहूं कि अभी जो भी हमारे जेडीयू और भाजपा के लोग जंगल राज 2005 के पहले 90 की बात, भाई आप उससे बाहर आइए। अभी आपको आगे 5 साल क्या करना है, 5 साल बिहार की जनता को आप क्या डिलीवर करेंगे। आपने वादे बहुत किए हैं, लेकिन उन वादों के ऊपर आज सवाल पूछने का मौका नहीं है। मैं उस तरह की डिबेट में नहीं जाऊंगा कि आज मैं सवाल करूं, लेकिन जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा सवाल और तीखा, और उनके ऊपर हम अग्रेसिव होंगे। उनके काम को हर एक पल हर एक सेकंड बिहार की जनता के साथ साथ हम विपक्षी दल उसको अपने कसौटी पे हर तरीके से परखेंगे, जांचेंगे, उसको देखेंगे। और जब जब जहां जहां हमको ये लगेगा कि ये सरकार बिहार की जनता के हितों के खिलाफ जा रही है, बिहार के युवाओं के खिलाफ जा रही है, बिहार के महिलाओं के खिलाफ जा रही है, बिहार के आम आवाम के खिलाफ जा रही है, हम बिल्कुल इनसे सवाल करेंगे और इनके जो चुनावी मैनिफेस्टो में वादे हैं उस वादों का हिसाब हम हर वक्त पे आके लेते रहेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि अभी आज का समय मैं ये मानता हूं कि इनको थोड़ा सा समय हमको देना है कि ये सरकार बना। देखिए, अभी भी अगर आप बात कीजिएगा तो बहुत सारे सवाल, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्या हो रहा है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उस तरह की डिबेट में इस पूर्व संध्या पर नहीं जाऊंगा। मैं पूरी तरीके से एक विपक्षी दल के नाते, विपक्षी सहयोगी दल के नाते सरकार के उन सारे नीतियों और उनके सारे फैसले के खिलाफ हम रहेंगे जो बिहार की जनता के हित की बात करेंगे। जहां अनहित की बात करेंगे फिर हम उनके खिलाफ बिल्कुल संसद से लेकर सड़क तक आएंगे और जनता के साथ कदम ताल करते हुए हम बिल्कुल दिखेंगे।